हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? चैप्टर नंबर 1 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लास्ट पार्ट है, ये फाइनल पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि हम लोग अभी अलग अलग पार्ट में पढ़ चुके थे शुरू से, सोल प्रोप्राइटर, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, फाइनल है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो स्टार्ट करते हैं आज। इसमें देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला स्टेज होता है प्रमोशन। क्या आपको करना है, कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सब प्रमोशन एक्टिविटीज में आती है। सेकंड होता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब आपको कैसे आपको बिजनेस को सेटअप करना है फीजिबल फॉर्म में। फिर होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कितना कैपिटल पुट करना है, कितना आपको मार्केट से उठाना है। और फाइनली कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट। तो थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं प्रमोशन से। प्रमोशन क्या होता है? एक ऐसा एक्टिविटी होता है जहां पे आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक साथ करना रहता है। प्लानिंग बोलने का मतलब सबसे पहले बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना, उसको कैसे फिजिबल बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब चीजें। जैसे इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके लिए, आप जो बिजनेस सोचे हो, वो मार्केट में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। क्योंकि हर बार हमको जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना है कि हमारे बिजनेस का मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, हमारा बिजनेस मार्केट में लोगों को डिमांड में रहेगा कि नहीं। ठीक है। सेकंड है फिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप एक कोई आइडिया सोच लिए, अब उसको देखना फिजिबल बोलने का मतलब प्रैक्टिकल है कि नहीं। जैसे फिजिबिलिटी टेस्ट में भी 3 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल। टेक्निकल बोलने का मतलब जैसे आपको एक आइडिया सोच लिए, अब टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि नहीं उसमें, मतलब आप जो आप टेक्नोलॉजी यूज करना चाहोगे वो आप करंट में, आप जिस यूनिट में या जिस एरिया में स्टार्ट कर रहे हो वहां पर टेक्नोलॉजी है कि नहीं, ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल तो जोमेटो भी एक बिजनेस, एक आइडिया है। एक आइडिया हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देखा गया कि भैया मार्केट में ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये चलेगा क्योंकि पहले से क्या है, डोमिनोज टाइप के था पिज्जा डिलीवरी जो करता था ऑनलाइन फॉर्म में। तो जोमेटो, अब जोमेटो क्या है, अलग अलग पोर्टफोलियो में लेके आया कि आपको सिर्फ पिज्जा नहीं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो जोमेटो फिर सक्सीड किया। वो ये देखा कि टेक्निकल डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आपको ऑनलाइन करना है आपका सॉफ्टवेयर, और हर जो कस्टमर है वो यही चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर इजी टू यूज है। ठीक है, वो हमेशा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी नहीं चाहता आज के जनरेशन में। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो स्विच कर देगा, कहीं और चले जाएगा। और सर्विस सेक्टर में आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और सेकंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बोलने का मतलब आप जो आइडिया सोचे हो उसके लिए आप उतना कैपिटल रेज कर पाओगे या नहीं। फाइनली इकोनॉमिकल बोलने का मतलब आपके बिजनेस आइडिया से वो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। क्योंकि जनरली जो भी बिजनेसमैन होता है वो हर कोई यही चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर वो वाइंड अप करना पड़ जाएगा। इसलिए ये सब पहले से सोचा जाता है ताकि आपकी स्ट्रक्चर खड़े करने के बाद कोई आपको लॉस ना हो। थर्ड, नेम अप्रूवल सबसे मेन है। आइडेंटिकल नेम्स यहाँ पर नहीं चलते। जैसे एक ही, जैसे अब जोमेटो है तो कोई और, जैसे मैं और जोमेटो के नाम से नहीं खोल सकता, तो इसलिए नेम अप्रूवल भी बहुत जरूरी है। और नाम भी ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। ठीक है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, जो कस्टमर को समझ आए कि ये इसका मतलब क्या है। जैसे बहुत सारे लोगो होते हैं, लोगों में भी बहुत सारा मतलब छुपा रहता है जो कस्टमर को अल्टीमेटली अट्रैक्ट करता है। फिक्सिंग ऑफ साइनेटरी टू एमओली ए लिखा है, उसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। यहाँ पे ये करना है कि जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलने का मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो भी मेन जो उसके चीज रहते हैं, फॉर्मेलिटीज रहते हैं कंपनी के, वो सब होते हैं। तो उसमें जो भी साइन करता है वो उनके डायरेक्टर्स होते हैं या जो उनके प्राइमरी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, प्राइमरी मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये आपको पहले ध्यान देना है कि भैया हमारे प्राइमरी मेंबर्स कौन होंगे, प्राइमरी डायरेक्टर्स कौन होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, अब डायरेक्टर के बाद और भी तो लोग लगेंगे, इसके R&D में, इसके फाइनेंशियल में, इसके मार्केटिंग में, तो आपको प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उनको भी अपॉइंट करना पड़ेगा। फाइनली प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब सब चीज हो गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन बचा है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हर टाइप के बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, तो उन सब का प्रिपरेशन करो ताकि जब भी आप सेटअप करो तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो ये था पहला स्टेज, प्रमोशन।
आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड स्टेज में, इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट स्टेज है इसका इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जहां पे अपने को ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप्स में आपको कंप्लीट करना रहता है। पहला स्टेप इसका फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों में होता क्या है, पूरे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के कि वो कैसा कंपनी चलेगा, कैसा लीगल एक्टिविटीज चलेगा, कौन किसको हैंडल करेगा, ये दोनों उसमें डॉक्यूमेंट। उसके अलावा क्या हो सकता है, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका लिस्ट, उनके एड्रेस, इंडिविजुअल एड्रेस और वो क्या उनका ऑक्यूपेशन है, वो सबके सब लिखा जाता है। इसमें और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपको जहां पर आपका कंपनी जहां पर सेटअप है एक्चुअल में, उस सेटअप का पूरा उसका एरिया का नोटिस, सिटीज में है, सिटीज एरिया में है या अर्बन एरिया में है, तो वहां पर जो एरिया है वहां पर के लोगों से, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे दुर्ग एक शहर है, तो यहाँ पर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेना पड़ता है, तो उस एरिया के लिए आपको पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अर्बन रूरल एरिया में है तो ग्राम पंचायत होते हैं, तो ग्राम पंचायत से भी आपको पूरा का पूरा उसका नक्शा, उसका प्लान जो भी है वो सब आपको रिटर्न में लेना पड़ेगा। और इसमें एक और रहता है कि जैसे जितने भी डायरेक्टर्स हैं तो उनका रिटर्न फॉर्म में कंसेंट लेटर होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक साथ मिलके इतना पुटअप कैपिटल पुटअप करके चल रहे हैं, ये सब रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। तो ये सब आपका आएगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में। सेकंड है पेमेंट ऑफ फी। अब हर बिजनेस में कुछ ना कुछ फी पेमेंट करता है। जैसे मान लो बात आपको स्कूल खोलना है, तो स्कूल में क्या रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डीओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, उनको कुछ ना कुछ फी, रजिस्ट्रेशन फी जमा करना पड़ता है। ये सब जितने भी टाइप के फी रहते हैं वो सब इसमें आएंगे। थर्ड, रजिस्ट्रेशन। आपको हमेशा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो आपका बिजनेस है, मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सन है। फोर्थ, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो हर बार क्या है, किसी न किसी, हर बार इन द सेंस हर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन के बाद कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के कारण ही वो अपने बिजनेस को रन कर पाता है। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये सर्टिफिकेट रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा इनकॉर्पोरेशन स्टेज। थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में भी आपको कुछ 5 से 6 स्टेप्स करने पड़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है सेबी अप्रूवल। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, उनका रूल्स और रेगुलेशंस ध्यान रखती है उनके बारे में, ताकि क्या बोलते हैं, ये गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलती है, ताकि किसी भी कस्टमर के साथ या किसी भी सप्लायर के साथ कोई भी कंपनी फ्रॉड ना कर सके। इसलिए सेबी क्या है, आपको हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी भी टाइप का आपका बिजनेस यूनिट हो कंपनी में, आपको सेबी से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। सेकंड है प्रॉस्पेक्टस। हर कंपनी को एक प्रॉस्पेक्टस मेंटेन करना पड़ता है, उनके विजन, उनके मिशन और वो उनके जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी चीजें हैं, वो पूरे रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्चुअल में। और वो आगे जो कस्टमर्स हैं, जैसे जो इनके लिए एक्सटर्नल लोग जो होते हैं कंपनी के, एक्सटर्नल कौन कौन हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उनके लिए प्रॉस्पेक्टस बना के रखते हैं ताकि उनको शो कर सके। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। हर कंपनी अपने लिए एक बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर अपॉइंट करके रखती है। क्यों? ताकि ये इनके बिहाफ में कंपनी के लिए काम करे। बैंकर कोई भी रहता है जो सब किसी बैंक से आपको डील करना है, तो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डायरेक्टर तो जा नहीं सकते, इसलिए वो एक बैंकर अपॉइंट करके रखते हैं। वैसे ही ब्रोकर होता है, स्टॉक ब्रोकर, वैसे ही अंडरराइटर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर्स का अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, लेकिन फुल एंड फाइनल मनी रिसीव नहीं हो पाता, तो उसको अंडरराइट करते हैं। तो अंडरराइटर भी कुछ ना कुछ लोग होते हैं। फोर्थ पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलने का मतलब किसी भी कंपनी को शॉर्टेज ऑफ फंड ना हो पाए, इसलिए 10% ऑफ टोटल शेयर उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम पे रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो बात कोई एक कंपनी है जिसके 10 रुपीस ईच वाले 10,000 शेयर है, तो उसका 90% ही उसको ओवरऑल सब्सक्रिप्शन रहेगा, मतलब उसका पेडअप रहेगा। बाकी 10% मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम पे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड ना हो पाए, इसलिए वो रखा जाता है। फिफ्थ एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब हर कंपनी नॉर्मली फाइनली क्या करती है, आईपीओ जारी करती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ताकि वो लोगों से भी पैसा कलेक्ट कर पाए थ्रू स्टॉक मार्केट।
तो पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना पड़ेगा परचेस एंड सेल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टॉक के लिए। 6 है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, और फाइनली आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर करना पड़ेगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोलने का मतलब जब आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो होता क्या है, जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके नेम, उनके एड्रेस, ये सब आपको लिस्टेड जो लोग हैं उनको कंपनी को देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स के नाम को देना पड़ता है। तो यही होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब जब ये लिस्टेड हो गया, इनका एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, तो इनके नाम और एड्रेस के साथ इनको अलॉट किया जाएगा कि भैया आपका शेयर इतना हो गया, इतना हो गया, और फाइनली उसको क्या है रिटर्न फॉर्म में कंपनी में रखा जाएगा। तो ये था कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट बोलने का मतलब फाइनली बिजनेस को स्टार्ट करना। तो कमेंसमेंट भी रिटर्न फॉर्म में होता है। यहाँ पे डायरेक्टर लिख के देता है कि उसको फाइनली कितना पेड अप कैपिटल पुट करना पड़ेगा, वो लोगों को कितना, जो जैसे एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है तो वो कितना शेयर्स लोगों को पहुंचा पाएगा, ऐसे जितने भी चीजें हैं हर डायरेक्टर कौन कौन क्या क्या काम परफॉर्म करेगा वो सबको रिटर्न फॉर्म में लिख के जमा करना ही कमेंसमेंट होता है। ठीक है, तो ये फाइनली फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया था। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो आपके एग्जाम में आता है, जैसे हम लोग अभी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े थे, डॉक्यूमेंटेशन में 3 टाइप के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। उस तो आगे उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसका एग्जाम में आपको पक्का आता ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब आपको जो कंपनी बनानी है उसमें आपको कौन कौन से और भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इन रिटर्न, वो आपको ये बताता है, क्योंकि हर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इसमें पूरे रूल्स और रेगुलेशंस जो भी वो फॉर्मेशन करेगी वो सब के सब लिखा रहते हैं, और जो कि लिखना जरूरी है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सबसे पहला आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज बोलने का मतलब कोई भी कंपनी को अपना एक प्रॉपर नाम रखना पड़ेगा, और नाम के साथ कंपनी याद रखिएगा हमेशा एंड विथ लिमिटेड। अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको कोई भी कंपनी को एंड विथ, जैसे रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है। कोई भी प्राइवेट कंपनी की जब बात करेंगे तो याद रखना वो एंड किससे होगा, प्राइवेट लिमिटेड से, जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी है तो वो फाइनली सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड से, जैसे भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फाइनली लिमिटेड। इसलिए ये याद रखना कोई भी कंपनी जो भी बन रही है तो उसको सबसे पहला नेम क्लॉज में यही ध्यान रखना है कि उसका एंड लिमिटेड से ही होगा, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसके अलावा कभी भी ये याद रखना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव नेम से स्टार्ट नहीं कर सकती। आपका जो नाम रहेगा वो आइडेंटिकल किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे टाटा है तो आप भी टाटा रख दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे सिमिलर साउंड होने वाला तो नॉर्मली रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दो पॉइंट और होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट लिंक इसका नहीं होना चाहिए कोई भी कंपनी का। पब्लिक लिमिटेड का तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही रहता है, लेकिन प्राइवेट जैसे आप ये नहीं लिख सकते, जैसे कोई भी गवर्नमेंट का एक प्लान है, मान लो बात कोई बिजनेस है तो आप वहां पर नहीं लिख सकते, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, ये गवर्नमेंट का है तो आप भिलाई स्टील प्लांट के नाम से दोबारा दूसरा नहीं बना सकते या उसके जैसा नाम नहीं रख सकते, नॉर्मली ऐसा होता है। सेकेंड है सिचुएशन और डोमिसाइल। जहां पे आपकी कंपनी सिचुएटेड है वहां पर का आपको डोमिसाइल लगेगा इन रिटर्न पर्टिकुलर एरिया से। मैं थोड़े पहले बताया था रूरल एरिया में क्या होता है, ग्राम पंचायत से आपको पूरा प्लान वगैरह बनवा के लाना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है रिटर्न में। और अर्बन एरिया में ये क्या बोलते हैं, तहसील कार्यालय जो ब्लॉक ऑफिसर होते हैं ये सब बना के देते हैं। बेसिकली हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेना पड़ता है, और वही रिटर्न फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट बना के देंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलने का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली सबसे पहले तो लीगल ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, उसके बाद हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है, तो आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, ये सब के सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में आते हैं। इसके पूरे मिशंस, पूरे विजन्स कंपनी के वो सब के सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में आते हैं। फोर्थ लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज बोलने का मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो कितना लायबिलिटी पुट किए हैं, आपका कंपनी कौन सा है, लिमिटेड लायबिलिटी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी है। नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है, गवर्नमेंट में लिमिटेड लायबिलिटी रहता है। ठीक है, ये 4 क्लॉज हो गए। फिफ्थ है कैपिटल क्लॉज। आपके पार्टनर्स फाइनली जब वो बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उसमें कितना कैपिटल पुटअप किए थे और उनके कैपिटल का रेशियो क्या है, ये सब के सब इसमें लिखना पड़ेगा।
6 है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन। एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन बोलने का मतलब ये रिटन फॉर्म में कंसेंट होता है फ्रॉम द डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स कि वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए लायबल है। अगर ऐसा नहीं होता, जो भी उनका ऑब्जेक्ट है या जो भी चीजें, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं होती तो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल ऑफेंस के नाम पे केस कर सकता है। इसलिए ये रिटर्न में पहले सबसे पहले कंसेंट देते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं दिया हूं या डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा ट्रूथफुल है, पूरा का पूरा परमिशन लिया गया है, ऐसा टाइप से पूरा का पूरा ये एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन में होता है। तो ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कम से कम आपको 10 to 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको करने ही होते हैं, कंपल्सन होते हैं। जैसे बेसिकली क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो लग जाते हैं। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स बचते हैं या प्रोसीजर उनके, वो सब के सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। तो सबसे पहला अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल आप इशू कर रहे हो या कितने अमाउंट का है, वो सब आपको रिटन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, क्या वो मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं कि नहीं, ये सब के सब इसमें लिखता है। प्रोसीजर ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट आप कितना इशू कर रहे हो, इसमें आपका एप्लीकेशन मनी आ जाएगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आ जाएगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर आ जाएगा, रीइश्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। ये सब के सब जो शेयर सर्टिफिकेट है वो सब के सब इसमें आ जाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का शेयर हो, फुल एंड फाइनल है, पेमेंट है कि नहीं है, अगर कोई शेयर फॉरफिटेड हो गया तो उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं आप, उसका रीइश्यू करना है तो कितना अमाउंट कट अप करेंगे, ये सब के सब इसमें आएगा। प्रोसीजर ऑफ मीटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होगा, कौन कौन अटेंड करेगा, उसका एजेंडा क्या होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन नोट करेगा, ये सब के सब इसमें आएगा। फिफ्थ होता है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे, अगर किसी को रिमूव करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सब के सब रिटन फॉर्म में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा। 6.1 है प्रोसीजर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपको अगर कंपनी से डिविडेंड, अगर आप एक्स्ट्रा डिविडेंड अर्न कर रहे हो और आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है तो उसके पेमेंट मोड क्या होंगे, किसका किसका पहले डिविडेंड पे होगा, ये सब के सब ये सब में लिखा जाएगा। जैसे डिविडेंड में भी दो टाइप के, जैसे शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस है, तो किन को डिविडेंड पहले मिलना है, नॉर्मल प्रेफरेंस को मिलता है, तो जो भी चीजें हैं वो सब के सब रिटन फॉर्म में लिखी जाएंगी। समझ है प्रोसीजर रिगार्डिंग ऑफ वाइंडिंग ऑफ, मान लो कि बात आपको बिजनेस को वाइंड अप करना है, बंद करना है, शट डाउन करना है, तो उसके भी प्रोसीजर आपको पहले से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के रखना पड़ेगा। प्रोसीजर ऑफ ऑडिट ऑफ या बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट करना, तो कैसे वो ऑडिट होगा, कौन उसको ऑडिट करेगा। नॉर्मली कंपनी के सीए अपॉइंट करके रखती है कि सीए पर्टिकुलर फर्म को मंथली, क्वार्टरली या बेसिकली आपको बैलेंस शीट तो एनुअली होता है, तो वो सब धीरे धीरे ऑडिट करना है, वो सब के सब का प्रोसीजर एक साथ पहले से आपको लिख के रखना पड़ेगा। और फाइनली सील ऑफ द कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का एक सील होता है, वो कैसा होगा, वो रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के रखना जरूरी है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये फाइनली एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब इसका एक कंक्लूजन वाला पार्ट बचा है। फाइनली इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, इसको कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, अगर आपको कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस खोलना है या स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस रहेंगे, आपको क्या क्या चीजों को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला नेचर ऑफ द बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल कंसिडरेशन, अगर आपका बिजनेस अगर स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, ये तो नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल, आपका गवर्नमेंट का बाकी सभी चीजों का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उनका कंट्रोल कितना है, उनका इफेक्ट कितना पड़ेगा, आप किस लेवल पर कंट्रोल कर सकते हो, ये सब चीजें, क्योंकि कंट्रोलिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई भी बिजनेस में क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लायबिलिटी आपकी कितनी है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, ये सब आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट एबिलिटी, आप में मैनेजमेंट एबिलिटी है कि नहीं, अगर नहीं है, मान लो कि बात कई बार ऐसा होता है कि शायद हम उतने एक्सपर्ट नहीं होते तो हमको कहीं और से लोगों को हायर करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। 6 पार्ट था मैनेजमेंट, 7th है फ्लेक्सिबिलिटी।
आपका बिजनेस कितना फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बोलने का मतलब जब भी कोई डायमेंशंस आते हैं या डायनामिक एनवायरनमेंट होता है या कोई भी चीजें प्रॉब्लम, जैसे फिलहाल के लिए कोरोना भी एक प्रॉब्लम ही है, बहुत सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए प्रॉब्लम है। तब ऐसे सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे आपका बिजनेस रिएक्ट करेगा, कैसे आपका बिजनेस को आप होल्ड करके रखोगे, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपका अगर बिजनेस फ्लेक्सिबल है तो नॉर्मली क्या होता है, ये सब टाइप के बिजनेस, ये सब जो डायनामिक एनवायरनमेंट या चेंजेस इन एनवायरनमेंट होते हैं उससे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूटी, आपका बिजनेस कंटिन्यू कितने दिन तक रह पाएगा, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो आप कैसे इसको स्टार्ट कर रहे हो, कैसे इसको वाइंड अप करोगे, सब चीज पहले से लिख के रखोगे। लेकिन ये चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी कि कंटिन्यूटी, आपको कब तक कंटिन्यू करना है। नॉर्मली हर कोई चाहता है कि लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू हो, मतलब एक्सपांड हो और एक्सपांड हो, बस यही आपका मेन प्रिंसिपल होना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये पहला जो चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको नए अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। थैंक यू।